वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय बाकरीवाल शुरू करने जा रहा हूं आज हमारे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का थर्ड पार्ट। इस पार्ट में आज हम हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आज कंप्लीट क्लियर कर देंगे पूरा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनपुट डिवाइसेस। मैं पहले आपको कंप्लीट जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो सभी कंप्लीट रिवाइज करा देता हूं। उसके बाद में हम प्रत्येक जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस कैसे कैसे हैं। पहली है आपकी कीबोर्ड, सेकंड माउस, थर्ड डिवाइस। मैं आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस भी इन्हीं डिवाइसेस में लेकर चलूंगा, अभी आपको बता दूंगा साथ के साथ। तीसरी है आपकी टच पैड, चौथी है आपकी जॉयस्टिक, फिफ्थ है आपकी ट्रैक बॉल, सिक्स है आपकी लाइट पेन, सेवंथ है आपकी स्टाइलस। यहां से आप ये देखिए, कीबोर्ड को छोड़कर ये बाकी की जो माउस से लेके और स्टाइलस तक की हमारी जो डिवाइसेस हैं, ये सारी डिवाइसेस हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस भी हैं। ये सारी हमारी माउस, टच पैड, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्टाइलस। पॉइंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जो स्क्रीन पे किसी भी चीज को पॉइंट करने का काम करती है, उन्हीं को हम पॉइंटिंग डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। आगे इसके आगे है सेवंथ के बाद में है एट्थ। एट्थ डिवाइसेस है हमारी स्कैनर, नाइन्थ है हमारी माइक, टेंथ माइक्रोफोन। अभी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें माइक और माइक्रोफोन में भी अंतर अच्छे से नहीं पता है। माइक्रोफोन और माइक डिवाइसेस कौन सी होती है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में। इलेवेंथ है हमारी एसआरएस। एसआरएस कौन सी होती है, इसकी फुल फॉर्म हम आगे जब सीरियल वाइज चलेंगे प्रत्येक डिवाइसेस के बारे में जानते हुए, तब मैं आपको बताऊंगा। ट्वेल्थ है हमारी बायोमेट्रिक स्कैनर। तेरहवीं डिवाइस है हमारी ओएमआर। 14 डिवाइस है आपकी वीसीआर। 15 ओसीआर। 16 MICR। 17 डिवाइस है आपकी क्यूआर कोड। 18 डिवाइस है आपकी किम्बॉल टैग रीडर। 19वीं डिवाइस है आपके पास ग्राफिक्स टैबलेट। 20
20वीं डिवाइस आपके पास SCR। यहाँ तक कि हमने 20 डिवाइसेस देखी। अब इन 20 डिवाइसेस में हम सीरियल बाय सीरियल एक एक डिवाइस के बारे में हम जानेंगे। प्रत्येक डिवाइस का क्या यूज होता है, फुल फॉर्म क्या है इनकी, कहाँ कहाँ क्या क्या इनके स्पेसिफिकेशंस है सभी। इनपुट डिवाइसेस के साथ आप पहले आउटपुट डिवाइसेस भी लिख लीजिए, क्योंकि इसके आगे जो आने वाली है हमारी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस वो दोनों कॉमन होंगी। वो डिवाइसेस भी मैं आपको साथ के साथ करा दूंगा। आउटपुट डिवाइसेस, पहली आउटपुट डिवाइस है हमारी मॉनिटर। सेकेंड आउटपुट डिवाइस है हमारी प्रोजेक्टर। थर्ड आउटपुट डिवाइस है हमारी प्रिंटर। फोर्थ डिवाइस है हमारी प्लॉटर। फिफ्थ डिवाइस है हमारी स्पीकर। ये हमारी 5 आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब हम कॉमन जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस हैं मिलाकर वो डिवाइसेस कौन कौन सी है वो देखेंगे। इनपुट एंड आउटपुट बोथ। इसमें पहली डिवाइस है आपके पास मॉडेम। सेकेंड डिवाइस है आपके पास फैक्स मशीन। थर्ड डिवाइस है आपके पास NIC। फोर्थ डिवाइस है हेडफोन। फिफ्थ डिवाइस है आपके पास टच स्क्रीन। और सिक्स्थ आखिरी डिवाइस है आपके पास स्टोरेज मीडिया। जैसे कि CD, DVD, हार्ड डिस्क। ये आपकी स्टोरेज मीडिया डिवाइसेस है। मॉडेम में आपके पास मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो है मॉडेम मीन्स मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये मॉड्यूलेट करने का कार्य भी करती है, साथ ही साथ डिमॉड्यूलेशन के कार्य में भी यूज होता है इसका, इसलिए हम इसको इनपुट और आउटपुट दोनों में यूज करते हैं। फैक्स मशीन आपको पता है प्रिंट देने के लिए यूज होता है, जिसमें फैक्स मशीन की एक आईडी होती है। आप दोनों यूज में लेते हैं इसको, इनपुट और आउटपुट लेने में। NIC आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो आपको नेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। हेडफोन्स आपको पता है। टच स्क्रीन आपने देखी है, ये भी एक प्रकार की टच स्क्रीन ही है। ये हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं। जैसे मैं यहाँ टच कर रहा हूँ तो ये इसका इनपुट है और मुझे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये आउटपुट है, इसलिए इसको इनपुट और आउटपुट बहुत डिवाइसेस में रखा जाता है। आगे चलते हैं। हमारा पहला है हमारे पास कीबोर्ड। यहाँ पर आपको कीबोर्ड का डायग्राम भी दिख रहा होगा। अब हमें कीबोर्ड के बारे में जानना है तो कीबोर्ड देखिए, कीबोर्ड के स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। पहला जो आपका कीबोर्ड कार्य करता है वो टेक्स्ट एंट्री के कार्य में यूज लिया जाता है। जितने भी आप टेक्स्ट एंट्री करवाते हैं उसके लिए आपके पास कीबोर्ड यूज में है। अगला है हमारा जो कीबोर्ड होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड, उनमें जो कीज आती हैं वो कीज
कितनी होती हैं कितनी नहीं होती हैं। तो नॉर्मली जो कीज की बात करेंगे हम कीबोर्ड में, वो 101 से वेरी करके और 108 तक होती हैं। अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड आते हैं, जैसे गेमिंग वाले कीबोर्ड अलग आते हैं, नॉर्मल कीबोर्ड अलग आते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड अलग आते हैं। जो नॉर्मली उनमें जो कीज होती है वो 101 से लेके 108 तक होती है। लेकिन हमारे एग्जाम में अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में हमसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अगर पूछी जाती है कीज, तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। आपका राइट आंसर 104। अगर ऑप्शन में 104 नहीं है तो 104 के आसपास में जो भी आपका पास ऑप्शन होगा आपको केवल वही लगाना है, यानी कि 104 से ऊपर 105। इसके आगे चलिए, जो आपका कीबोर्ड होता है, अब उसमें हम उसकी कीज जानते हैं कि कौन कौन सी कीज होती हैं। देखिए, कीबोर्ड में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आपको कीबोर्ड का डायग्राम दिख रहा होगा। मैं आपको एक बार वर्बली यहीं से समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास एक एक कीज बता दूंगा। यहाँ से ऊपर वाली जो आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली कीज जो यहाँ से लेके और यहाँ तक चलती है 0 तक, ये वाली सारी सारी आपकी कौन सी की है? न्यूमेरिकल कीज है। यहाँ से जो टेक्स्ट एंट्री के लिए यूज में ली जाती है, ये सारी आपकी अल्फा कीज है। इन्हीं को हम दोनों को जब मिला देते हैं तो इन्हीं को हम काउंटिंग में अल्फा न्यूमेरिक की के नाम से भी जानते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल कीबोर्ड है। ऊपर वाली आपकी फंक्शनल कीज है। इसके साथ में आपके पास कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, ये आपकी मॉडिफायर और कॉम्बिनेशन कीज के नाम से जानते हो। और इसके अलावा जितनी भी कीज बच जाती हैं और हमारे पास, उन कीज को हम जो स्पेशल पर्पस कीज के नाम से जानते हैं। और कुछ कीज होती हैं आपके पास जिनसे यहाँ पे आपने देखा होगा कीबोर्ड में 1, 2 और 3, ये 3 लाइट्स आप देखे होंगे कीबोर्ड में, ये ऑन ऑफ होती रहती है। इन कीज को हम टॉगल कीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनको जब बंद कर दिया जाता है टॉगल कीज को, तो इनका कार्य दूसरा हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है इनके कार्य में। अब हम इनको लिख लेते हैं एक बार। तो जैसे पहली है आपकी न्यूमेरिकल कीज। आप इन कीज को नोट करते जाइएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। पहली न्यूमेरिकल कीज है आपकी, वो होंगी आपकी 0 से 9 तक, मीन्स 10 की ये हो चुकी है। इसके बाद में हमारे पास आ जाती है, वो आती है हमारे पास अल्फा की। अल्फा की जो होती है हमारे पास ए से लेकर और जेड तक की। आपको पता है इंग्लिश में ए से जेड लेटर्स 26 होते हैं, तो 26 ये लेटर्स हो गए आपके। उसके बाद में आपके पास आगे न्यूमेरिकल कीबोर्ड, कीपैड। न्यूमेरिकल कीपैड होता है जो साइड में होता है उधर। न्यूमेरिकल कीपैड में आपके पास 17 की होती है, 17 की। अगर आप इनकी गिनती करेंगे तो आपको 17 की मिल जाएगी, जिसमें से अगर आप गिनती भी करना चाहेंगे तो आपके पास 0 से लेकर और 9 तक की तो आपके पास गिनती मिल जाएगी। उसके अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रा कीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे एक मिलेगी आपको नम लॉक, एक आपको मिलेगी नम की, नम की के बाद में आपको मिलेगा डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, एक आपको एंटर मिलेगा और एंटर के जस्ट नीचे आपको एक डॉट का सिंबल मिलेगा। ये आपकी टोटल मिला के 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ये आपकी 17 कीज हो गई यहाँ पे न्यूमेरिकल कीबोर्ड में, कीपैड पे। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमारे पास फंक्शन की। फंक्शन की आपके पास F1 से लेकर F12 तक की यानी 12 कीज हो चुकी है। इसके आगे हमारे पास नेविगेशन की, नेविगेशन किन की को कहते हैं? नेविगेशन कहते हैं जो आपने कीबोर्ड में देखा होगा 4 एरो के सिंबल में बनी हुई 4 कीज होती हैं अलग अलग, जो राइट लेफ्ट अप और डाउन करने के यूज में ली जाती है, वो आपकी नेविगेशन कीज होती हैं।
उसके आगे आपके पास होती है टॉगल कीज। टॉगल की कौन सी की होती है? तीन ही प्रकार की की होती है टॉगल, वैसे आपने देखा हो तो। जो तीन लाइट्स आपको कीबोर्ड पे दिखाई देती है वो है, पहली होती है आपके पास नम लॉक। मीन्स अगर नम लॉक आपका ऑन होता है, आपकी लाइट जली हुई है पहली वाली, तो आप जो न्यूमेरिकल कीपैड है आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे वो बंद हो जाती है, तो बंद होने के बाद में वही जो आपकी कीपैड है उसमें आपका ये नेविगेशन की का कार्य शुरू हो जाता है, तो आप नेविगेशन के भी उसको यूज में ले सकते हैं। इसके अगला जो हमारे पास होता है वो है हमारे पास कैप्स लॉक। यानी कि जितने भी आपके अल्फा कीज हैं ए से जेड तक की, वो अभी नॉर्मल में स्मॉल लेटर्स में वर्क करती हैं। लेकिन अगर आपने कैप्स लॉक को ऑन किया है, तो ऑन करने के बाद में वो सभी कीज आपकी कैपिटल इंग्लिश में कार्य करना शुरू कर देगी, तो इसलिए हम इसको टॉगल कीज के नाम से जानते हैं। थर्ड है आपका स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक की ये तीन आपकी टॉगल कीज है। स्क्रॉल लॉक की बेसिकली जो यूज होता है इसका, जब हम स्क्रॉल करते हैं पेज को ऊपर और नीचे, तो अगर आपने स्क्रॉल लॉक की को एक्टिवेट किया है और आपकी लाइट जल जाती है कीबोर्ड पे, तो आपका जो स्क्रॉल होता है वो बंद हो जाता है, वो ऑफ हो जाता है, अब आपका स्क्रॉल नहीं होगा वहां पे। ये आपकी तीनों की टॉगल कीज होती हैं। इसके आगे आ जाइए। इसके बाद में है आपके पास मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर की, मॉडिफायर की को हम कॉम्बिनेशन की के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है नॉर्मली अगर आप जिसे कंफ्यूज भी हो इतनी सारी की में तो कौन सी की को क्या कहते हैं, तो आप थोड़ा सा चीजों को समझ के चलिए। जब आपको यहाँ बताया गया है मॉडिफायर, यानी कि जब किसी चीज को मॉडिफाई किया जाता है, यानी कि उसके साथ एक कॉम्बिनेशन होगा। जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यानी कि दो चीजों का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, और जो कॉम्बिनेशन बन जाता है हम उसी को किस नाम से जानते हैं? मॉडिफाई के नाम से जानते हैं। तो इसी को हम मॉडिफायर और कॉम्बिनेशन की के नाम से जानते हैं। तो ये मॉडिफायर और कॉम्बिनेशन की आपकी कौन कौन सी होती है? पहली होती है आपके पास कंट्रोल। आपको पता है आप जब कंप्यूटर पढ़ रहे हो, आपने पढ़ लिया होगा बहुत सी शॉर्टकट कीज, अल्ट कीज आपने पढ़ी होगी, तो ये इसीलिए इसको मॉडिफायर और कॉम्बिनेशन की के नाम से जानते हैं। पहली आपकी कंट्रोल की है, दूसरी है आपकी अल्ट, और तीसरी आपकी जो की है वो है शिफ्ट। ये तीन आपकी मॉडिफायर और कॉम्बिनेशन कीज हैं। इसके अलावा जितनी भी बच जाती हैं वो सारी सारी आपकी कौन सी होती हैं? सभी कीज वो है आपकी स्पेशल पर्पस कीज। स्पेशल पर्पस की वो सभी हैं आपकी स्पेशल पर्पस की। अब कीबोर्ड पे आप देखिए स्पेशल पर्पस की आपके पास कौन कौन सी होती है। जैसे शुरुआत से हम बात करें तो कीबोर्ड के ऊपर ही ऊपर का लास्ट कॉर्नर जो है, वहां पे हमारे पास जो पहली की आती है वो आती है आपके पास टिल्ड वाली की, इसको बोलते हैं टिल्ड की। टिल्ड की के बाद में आपके पास आता है एक आ गया आपके पास टेप। टेप की आ गई आपकी, और जो टिल्ड वाली की है इस पे आपके पास ESC, एस्क, ये वाली आपको ऑप्शन लिखा हुआ दिखेगा इसके ऊपर। एस्क भी बोल सकते हैं, इसे टिल्ड भी बोलते हैं। इस वाले सिंबल को जो हम बोलते हैं वो है टिल्ड। ये आपके जो प्रोग्रामिंग करेंगे उनमें ऑपरेशंस में भी काम में आती है टिल्ड की आपकी। टेप की, टेप की के बाद में आपका आप नीचे से चलिए, वहां आपके पास फिर स्पेस। कीबोर्ड में हम इस तरह से चलते जाएंगे, यहाँ से ऊपर से लेके और इस तरह से चलते हुए जाएंगे। सारी कीज आपको याद होती जाएंगी, साथ के साथ अगर आप कीबोर्ड लेकर बैठे हैं साथ के साथ में उसे याद करेंगे तो आपको सारी कीज याद हो जाएगी इसके साथ में। अगला जो हमारे पास स्पेस है, आपने देखा होगा स्पेस के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमारे पास कई बार विंडोज की भी होती है, तो विंडोज की होती है। इसके अगला है आपके पास विंडोज की के बाद में एक इधर की साइड में से आप आगे चलेंगे तो आपके पास पहला पड़ता है एंटर। एंटर से जब आप ऊपर चलेंगे तो ऊपर चलने के बाद में आपके पास आएगा डिलीट। डिलीट के बाद में आपका कीबोर्ड जो यहां तक का है ये फिनिश हो जाता है। फिनिश होने के बाद में एक हमारे पास यहां रह गया आखिरी का बैक स्पेस।
अब आपका अल्फा न्यूमेरिकल की वाला जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो आपकी कीज होती हैं वो कौन कौन सी होती है, देखिए डिलीट के बाद में हमारे पास एक पेज अप है, एक पेज डाउन है, एक हमारा होम है, होम पे आने के लिए होम, किसी भी पेज की शुरुआत में आने के लिए। इसके अगला जो हमारा है एंड, होम हो गया, एंड हो गया। एक है हमारा इंसर्ट, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। हाँ, होम हो गया, इंसर्ट हो गया। इसके बाद में आपके पास एक है प्रिंट स्क्रीन, डायरेक्टली आप यहीं से किसी भी चीज का प्रिंट दे सकते हैं, प्रिंट स्क्रीन। यह हमारी कुछ स्पेशल पर्पज कीज हो चुकी है यहाँ पे सारी कंप्लीट। आगे चलते हैं, अब यहाँ से हम हमारा कीबोर्ड कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा माउस। माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, आपको पता है। तो माउस के लिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। हम पॉइंटिंग डिवाइस साथ के साथ कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस में, पॉइंटिंग डिवाइस ये हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस को ही जो आपके आविष्कारक हैं वो हैं डगलस सी एंजलबर्ट, डगलस सी एंजलबर्ट। इसके आगे आपका जो पॉइंटर है, जो माउस है, माउस का जो पॉइंटर होता है, माउस का जो पॉइंटर है उसको हम कर्सर के नाम से भी जानते हैं। पॉइंटर को कर्सर कहते हैं। जो नॉर्मली पॉइंटर होता है वो पॉइंटिंग करने के कार्य में आता है, लेकिन जब आप किसी वर्ड की फाइल पे, किसी पेज पे आप कार्य करते हैं तो वहां पे वो हमारा क्या है, एक कर्सर की पोजीशन की स्थिति बताता है। वो जब हम किसी भी पेज पे हैं तो किसी लाइन पे जाएंगे, किसी कैरेक्टर पे हो, किसी वर्ड पे हो, तो वो जो कार्य होगा हमारा वो एक कर्सर का कार्य करने लग जाएगा। इसके आगे हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा माउस है वो ड्रैग और ड्रॉप का कार्य भी करता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि आपने देखा होगा, आप जब भी कोई फोल्डर बनाते हैं, किसी प्रकार की आपकी कोई फाइल हो जिसकी कॉपी पेस्ट करना हो, तो आप उसे सिंपली फाइल को लेकर उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो वो उसकी कॉपी पेस्ट अपने आप हो जाता है। उसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से भी जानते हैं। इसी के अलावा हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा माउस होता है वो किस कार्य में यूज होता है, वो होता है क्लिकिंग के कार्य में। क्लिकिंग मीन्स आप जब किसी चीज को ओपन करते हैं तो आप 2 क्लिक यूज करते हैं, यानी कि 1 क्लिक। जो आपका लेफ्ट वाला क्लिक है उसको आप 1 क्लिक करते हैं तो कोई भी फाइल को आप या किसी फोल्डर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा हमारा होता है डबल क्लिक। अगर आप डबल क्लिक करते हैं किसी फाइल पे या किसी फोल्डर पे तो वो फाइल ओपन हो जाती है या प्ले हो जाती है। ठीक है, ये है हमारे माउस के कुछ बातें हैं माउस के बारे में कि माउस को हम क्या क्या कहते हैं। और ये हमारे साइंटिस्ट हो गए माउस का जिन्होंने आविष्कारक है जो माउस के। अब जानते हैं माउस को 3 भागों में रखा गया है, यानी कि माउस को हम और किस किस प्रकार के माउस यूज कर चुके हैं। पहले माउस कौन कौन से बने हुए हैं देखिए, पहला है आपका मैकेनिकल माउस। शुरुआत में सबसे पहले जो चलने लगे थे वो है हमारे मैकेनिकल माउस। उसके बाद में हमारे पास जो आए हैं फिर है ऑप्टिकल माउस, और ये है हमारे वायरलेस माउस। आपको इमेज अच्छे से दिख रही होगी ऐसे मैं आशा करता हूं। पहले आपके मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस में आपने देखा होगा एक स्मॉल बॉल हुआ करती थी। अगर आपने स्कूल टाइम पे भी अगर आपने प्रैक्टिकल लैब्स अटेंड की हैं तो काफी बच्चे क्या करते थे, इसकी जो बॉल होती थी उस बॉल को निकाल लिया करते थे, जिससे वो मैकेनिकल माउस खराब हो जाया करता था, या वो बोले कई बार गिर जाया करती थी। घूम जाने के कारण ये मैकेनिकल माउस खराब हो जाते थे, वेस्ट यूज हो जाता है इनका। तो इसके बाद में इस माउस को चेंज किया गया, बाद में हम ऑप्टिकल माउस पे मूव किया हमने। ये जो माउस होता है आपका मैकेनिकल माउस, ये क्या करता है, ये मूवमेंट को मेजर करता है
और किसके मूवमेंट को, जो बॉल होती है इसके नीचे की लगी हुई, उस बॉल के मूवमेंट को मेजर करता है। यानी मूवमेंट मूवमेंट ऑफ बॉल मूवमेंट ऑफ बॉल कन्वर्टेड इनटू सिग्नल। इसके नीचे की जो बॉल लगी हुई थी, जब इसको माउस पैड पे घुमाया जाता था तो जो इसका मूवमेंट हुआ करता था, उस मूवमेंट को सिग्नल्स के रूप में कन्वर्ट किया जाता था और उसी प्रकार से माउस, मैकेनिकल माउस कार्य करता था। इसके बाद में आ गया हमारे पास ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल जो माउस होता है वो लेजर टेक्निक पे डिपेंड होता है। इसमें जो टेक्निक यूज की गई है वो है लेजर टेक्निक। दूसरा जो ऑप्टिकल माउस के बारे में है, ये क्या करता है, मेजर द मोशन एंड accelerate acceleration three buttons। ये मेजर करता है जो आपका माउस पैड होता है, उस माउस पैड पे आप जब इस ऑप्टिकल माउस को रखते हैं तो इसके मोशन को डिटेक्ट करता है, ये मोशन इसका किस किस दिशा में जा रहा है। और जो एक्सेलरेशन है इसका, यानी कि जो 3 बटन्स होते हैं हमारे पास, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल करने के जो कार्य आता है उसके लिए यूज होता है हमारा। आगे है हमारे पास वायरलेस माउस। वायरलेस माउस जो बेसिकली यूज में होता है, उसके लिए हमारे पास इसमें वायरलेस माउस को हम कोर्डलेस के नाम से जानते हैं। तो वायरलेस मींस उसमें वायर नहीं होगा, तो वायर नहीं होगा तो उसके लिए हमें एक डिवाइस चाहिए होगी जो हमारे सीपीयू में कनेक्ट होगी, और ये हमारे पास माउस जो हमारे माउस पैड पे होगा। तो ये वायरलेसली जो कनेक्शन होता है इनका, वो किस सिग्नल पे होता है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। यहाँ अब तक हमारा माउस कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा माउस कंप्लीट हो गया। और इसी को कोर्डलेस बोलते हैं, वायरलेस माउस को, ये बात आपको अच्छे से पता होगी, आशा करता हूँ। अगला चलते हैं, अगला जो हमारा है वो है टच पैड। कई स्टूडेंट टच स्क्रीन और टच पैड में ही कंफ्यूज है अभी तक। टच स्क्रीन जो होता है, जिस प्रकार से मैं इस पैनल पे पढ़ा रहा हूँ आप सभी लोगों को, तो यह है मेरी टच स्क्रीन जिस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। लेकिन टच पैड जो होता है आपका, जो आपने देखा होगा आपके जो लैपटॉप है, उन लैपटॉप पे जो कीपैड होता है, जो टच पैड होता है, उस टच पैड को हम टच पैड के नाम से जानते हैं, ना कि उसे हम टच स्क्रीन बोलते हैं। वो है हमारा, ये आपका क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या ये पॉइंटिंग डिवाइस है, कहाँ यूज होता है, लैपटॉप के ऊपर, लैपटॉप पे यूज हो गया। और वर्क किसके समान कार्य करता है, माउस के समान, माउस के समान कार्य करता है। ठीक है, अगला है हमारे पास ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, ये ट्रैक बॉल वाली इमेज आपको दिख नहीं रही होगी, मैं यहाँ से आपको बड़ी करके दिखा देता हूँ एक बार। इसे बोलते हैं ट्रैक बॉल। इस ट्रैक बॉल के ऊपर यहाँ पर आप अपनी हथेली रखते हैं इसको, और इसको ट्रैक करते हैं। मेनली जो ये ट्रैक बॉल यूज ली जाती है, ये आपके जो केड होता है उस केड में यूज लिया जाता है। केड एक सॉफ्टवेयर है, केड कंप्यूटर एडेड डिजाइन।
कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये भी आपकी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ तक हमारा कैड कंप्लीट हो गया। इसके आगे चलते हैं, अगली जो डिवाइस है हमारी वो है हमारे पास जॉयस्टिक। ये तो आपने अच्छे से देखी होगी। जॉयस्टिक जो होती है गेम खेलने के काम में आती है। कई बार आपने बचपन में खेले होंगे ऐसे डिवाइसेस पे गेम। ये क्या है हमारी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक ये भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस है जॉयस्टिक हमारी। इसके अलावा जो हमारी जॉयस्टिक होती है वो कंप्यूटर की जो गेमिंग होते हैं उन गेमिंग को खेलने में कार्य होता है इसका, कंप्यूटर गेम में। अगला है हमारा लाइट पेन। ये क्या है हमारा लाइट पेन। ये भी कैसी डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस। और ये जो क्या करती है, ये लाइट सेंस करती है। लाइट सेंसिंग डिवाइस है, लाइट सेंस डिवाइस। बेसिकली जो लाइट पेन होता है इसका यूज जब आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे किसी प्रोजेक्ट पे दे रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हो या जहां प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनको डिस्टरबेंस ना हो आपके हाथ रखने से, इसलिए हम क्या करते हैं, एक लाइट पेन का यूज किया जाता है। उस लाइट पेन के यूज से आप बताते हैं उसको फिंगर करके उनको एक कहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं किस चीज को समझा रहा हूँ। जिससे अगर मान लीजिए मेरा हाथ बीच में आ रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से लाइट पेन से आपको बताऊंगा, वहां से वो आपको लाइट का जो निशान होगा वो सिंबल आपको दिखता रहेगा। उसके लिए हम बेसिकली लाइट पेन को यूज लेते हैं। इसलिए ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है जिस चीज को मुझे समझाना है, इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। चलते हैं आगे। अगला जो हमारे पास है वो क्या है, ये है हमारे पास स्टाइलस। स्टाइलस स्टाइलस भी काफी स्टूडेंट ने रट रखा है, लेकिन उनको स्टाइलस अभी भी नहीं पता। स्टाइलस जो होता है वो आपने देखे होंगे कई बार। अभी सैमसंग के या माइक्रोफोन के इनके जो फोन आते थे उनमें नीचे एक स्टिक आती थी, जो ये वाली स्टिक हुआ करती थी। इस वाली स्टिक को अभी आप स्टाइलस के नाम से जानते हैं, जो लिखने के लिए काम में आती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये भी एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंट कर रही है, ये पॉइंट हो रहा है इससे, इसलिए मैं क्या कहूंगा इसको, पॉइंटिंग डिवाइस। तो स्टाइलस क्या है, मेरी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यूज कहाँ आती, स्मार्टफोन में, स्मार्टफोन, टेबलेट और पीडीएफ। ये क्या है, मेरा एक पीडी है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है आपका स्टाइलस। आज स्टाइलस समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसके आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारे पास, अगला है स्कैनर। अगला है हमारा स्कैनर। क्या करता है स्कैनर, नॉर्मली स्कैन करने के काम में आ रहा है। यानी कि आपकी जितने भी हार्ड कॉपीज हैं, जैसे आपके नोट्स हैं, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हमारा स्कैनर काम में आ रहा है। अब आप बताइए, किसी चीज को पॉइंट कर रहा है, नहीं कर रहा किसी चीज को पॉइंट, इसलिए ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं। अब तक की हमारी जितनी पॉइंटिंग डिवाइसेस थी वो सारी कंप्लीट हो गई। अब ये हमारे नॉर्मली जो हम इनपुट डिवाइसेस करते जा रहे हैं वही चल रही है लगातार। और पॉइंटिंग डिवाइसेस मैंने आपको बीच में ही करा दी है साथ के साथ, ठीक है। यहाँ से हमारा स्कैनर हो गया, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के काम में आ रहा है हमारे पास। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो टेक्स्ट होते हैं, उन टेक्स्ट को होते हैं जो उन टेक्स्ट को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट में। और जो टेक्स्ट होते हैं हमारे, वो टेक्स्ट भी हो सकते हैं और इसके साथ में ग्राफिक्स भी हो सकते हैं। टेक्स्ट भी हो सकता है वो, या फिर किसी प्रकार का ग्राफिक्स यानी कोई इमेजेस हो तो वो भी इसमें कन्वर्ट हो जाती है सॉफ्ट कॉपी के ऊपर। यहाँ पर हमारा स्कैनर खत्म हो गया। आगे है हमारे पास आगे है हमारा डिजिटल कैमरा। डिजिटल
कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या कार्य करता है? डिजिटल कैमरा आपका ये फोटोज कैप्चर करने के लिए काम में आता है, यानी कि कैप्चर इमेज, कैप्चर इमेज। इसके बाद में आपका अगला है, ये हमारा कई स्टूडेंटों ने तो अभी तक इसकी इमेज में नहीं देखी होगी आज तक, ये हमारा ग्राफिक्स टेबलेट, ग्राफिक्स के रूप में यूज आता है ये ग्राफिक्स टेबलेट। इसके ऊपर आप जैसा भी लिखोगे वैसा लिखता जाएगा, साथ के साथ आप चाहें तो इसको मिटा सकते हैं, ये रिकॉर्ड भी होता है, इसको डिलीट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये है हमारा ग्राफिक्स टेबलेट। मेनली जो काम होता है वो टेक्स्ट लिखने में, किसी को समझाने में, या ड्राइंग आप कह सकते हैं कि ड्राइंग करने में, लिखने में, टेक्स्ट में, इन सभी के लिए यूज में आता है। स्कूलों में जो बच्चे होते हैं आजकल उनके लिए ड्राइंग टेबलेट काफी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है इसके द्वारा। चले आगे, अगला है हमारा, ये जो इमेज है ये आपकी दोनों कार्य करेगी। यहां हमारा ये माइक और माइक्रोफोन, माइक और माइक्रोफोन दोनों का कार्य करेगी। आपने देखा होगा नॉर्मली जो आपकी ईयरफोन होती है, वो ईयरफोन में आप जब बातें करते हैं तो वो आपका जो होता है वो एक माइक्रोफोन है, वो माइक्रोफोन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। और माइक आपने देखा होगा जब स्टेज पे या कोई भी बात करता है या अपने हाथ में जो माइक रखता है उसको हम माइक कहते हैं, और ये जो हमारे हाथ में होता है पोर्ट पे, वो उसको हम माइक के नाम से जानते हैं। तो माइक और माइक्रोफोन ये आपके क्या कार्य करते हैं? ये एक क्या है? ऑडियो डिवाइस है। क्या है? ऑडियो डिवाइस है आपकी। इसके बाद में आपके पास इसी माइक के साथ में आप एक डिवाइस और पढ़ते हैं, जो है आपकी, वो डिवाइस है नहीं बेसिकली, आप उसको एसआरएस के नाम से जानते हैं। एसआरएस क्या है? आपका एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है। आप में से कई स्टूडेंट अगर मार्वल सीरीज के देखने वाले हैं तो आपको पता होगा एक जारविस नाम से एक जो होता है वो एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, खुद का एआई टूल है वो। एक तरह से जैसी वो उससे बातें करता है वो वही सब कार्य करता है। आप चाहे तो अपने जो पीसी होते हैं उनको भी आप स्पीच रिकॉग्नाइजेशन बना सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन भी होता है, आप अगर पीसी ओपन करेंगे उसके विंडोज में जाएंगे आप देखेंगे आपको वहां पे एसआरएस मिल जाएगा आपके पास। आपने जो सीरी ये देखे ये भी आपके एसआरएस का ही काम करते हैं, सारे कहते हैं जिनसे आप बातें करके अपने सारे ऑपरेशन और टास्क परफॉर्म करवाते हैं, वो सारे आपके क्या है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अगला है आपका, अगला है हमारे पास बारकोड। बारकोड स्कैनर। बारकोड स्कैनर आप कहाँ यूज में लेते हैं? बारकोड स्कैनर आपका काम में आता है जैसे जितने भी शॉपिंग मॉल्स हो गए, जहां पर आप किसी भी प्रकार की कोई शॉपिंग करते हैं, वहां पे आपने देखा होगा इस प्रकार की कुछ बार्स होती है, कुछ मोटी कुछ पतली, ऐसा बार होती है। उस बार को स्कैन करने के लिए आपके पास यहाँ पर ये बारकोड स्कैनर है, ये बारकोड स्कैनर यहाँ पे काम में आता है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमारे पास अगला है हमारे पास बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक स्कैनर। बायोमेट्रिक स्कैनर क्या करता है? आपके या मानव शरीर के किसी भी भाग को स्कैन करने का कार्य करता है, यानी पढ़ने का काम करता है। मानव शरीर के किसी भी भाग को किसी भी भाग को भाग को
निशान के रूप में काम लिया जाता है, काम में लेने में। आ गया हमारे पास OMR। OMR आपको अच्छे से पता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये क्या करता है, आपके जो आंसर शीट होती है, आंसर शीट को चेक करने में काम में लेते हैं इसको। उत्तर पुस्तिका को चेक करने में। इसके बाद में हमारे पास अगला है OCR। ये है आपके पास OCR। देखिए इमेज में भी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये जब कुछ पेज होता है, उसके जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं उनको रीड करने के लिए काम में लिया जाता है, यानी कि जो क्या करता है, टेक्स्ट को कन्वर्ट कर लेता है डिजिटल में। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कह सकते हैं OCR, यानी कि ऑप्टिकल कार्ड, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या कार्ड रीडर, कैरेक्टर रीडर क्या करता है, कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए काम में आता है। अगला है आपका, ये है आपका MICR। इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका जो यूज होता है वो होता है बैंकिंग के क्षेत्र में। बैंकिंग क्षेत्र में आपने देखा होगा, तो बैंकों में जो चेक होते हैं, जो आप चेक देते हो, उस चेक पे कुछ लाइंस होती हैं अलग अलग, वो सारी मैग्नेटिक लाइंस होती है। उन लाइंस में एक कोड होता है, उस कोड को जनरली रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए MICR का यूज किया जाता है बैंकिंग एरिया में। अगला चलते हैं हम। अगला है हमारा, ये है हमारा MCR, या आप इसको बोल सकते हैं SCR। MCR मतलब मैग्नेटिक कार्ड रीडर, और SCR मतलब स्मार्ट कार्ड रीडर। आपको यार दिख ही रहा होगा, मैं दिखा देता हूं आपको एक बार इमेज अच्छे से बड़ी करके। ये होता है आपका MCR या SCR। जो आप कार्ड स्वाइप करवाते हैं, तो आपने देखा होगा आपके कार्ड के पीछे यहाँ पे एक ब्लैक कलर की पट्टी होती है। ये जो आपका कार्ड होता है, इस कार्ड के इस हिस्से पे आपके पास एक ब्लैक पट्टी होती है, जिससे आपका कुछ नंबर्स होते हैं आपके, वो इस मैग्नेटिक कार्ड के नीचे प्रिंट होते हैं। ये आपको जनरली आपको देखने पर आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन इस प्रकार की जो मशीन होती है, इस मैग्नेटिक कार्ड के नीचे वाले कोड को स्कैन किया जाता है, जिससे आपका कार्ड स्वाइप होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, MCR या SCR। इसके बाद में अगला है आपके पास, ये है हमारा QR कोड। QR कोड को हम किस नाम से जानते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड, कार्ड। मेनली
ये जो यूज होता है इसका, वो डाटा को तेज गति से इनपुट करने के लिए, जो आजकल आप पेमेंट के लिए यूज करते हैं इसको, डाटा को तेज गति से इनपुट करने के लिए। आपको यहाँ क्यूआर कोड में एक चीज समझनी है। देखिए, जैसे मेरा क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड में आपको देखो यहाँ दिखाई दे रहे होंगे 1, 2 और 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो आपका जो क्यूआर कोड होता है वो 3 पॉइंट्स पे कार्य करता है। ये क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जो आपका क्यूआर कोड होता है वो 3 पॉइंट्स पे कार्य करता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आपके पास कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, जो अब तक हमने पढ़ा है उसके लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से एक हार्डवेयर है, कौन सा? आपको बताना है कौन सा हार्डवेयर है वो। बायोस, पोस्ट, सीमोस और फर्मवेयर। इसका जो आंसर होगा वो है सीमोस। मैंने आपको कल की कक्षा में बताया था, सीमोस एक प्रकार का सेल होता है। सीमोस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो टाइम और डेट को सिंक्रोनाइज करने के कार्य में कंप्यूटर में लगाया जाता है। ठीक है, ये एक सीमोस सेल होता है। अगला क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर में प्रोसेस डेटा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो प्रोसेस डेटा होता है, प्रोसेस होने के बाद में डाटा कहते हैं नॉलेज, सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन। उस प्रोसेस डेटा को हम इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। जब डाटा प्रोसेस होता है तो रॉ मटेरियल के बाद में वो डाटा कन्वर्ट होके और हमारे पास एक जो इंफॉर्मेटिक तरीके से मिलती है हमें, वो होती है हमारे पास एक इंफॉर्मेशन। अगला आपका क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का चक्र होता है। डाटा जब प्रोसेस होता है तो प्रोसेसिंग के दौरान हम किस किस प्रोसेस को किस किस नाम से जानते हैं? तो वो आपका पास यहाँ से क्या राइट आंसर होगा आपका, इनपुट, प्रोसेस, सेव या स्टोरेज और आउटपुट। इनपुट, सेव, प्रोसेस, आउटपुट। तो हमारा जो वो होगा यहाँ पर आपने किसी भी रो डाटा का एक इनपुट किया है, फिर आपका वो प्रोसेस होने के बाद में आपको एक आउटपुट मिलता है और उस आउटपुट को आप क्या करते हैं, सेव करते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला है हमारे पास, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कंप्यूटर की विशेषता है, उसमें स्पीड भी है। आईक्यू लेवल और स्टोरेज तो वो करता ही कंप्यूटर। तो आईक्यू लेवल जो है वो कंप्यूटर में क्या होता है, 0, शून्य। वो अपने अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर सकता, उससे जैसे ऑपरेशन, जैसे निर्देश हम देंगे उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है। तो उसका जो आईक्यू लेवल होता है वो 0 होता है। तो कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, वो क्या नहीं है, आईक्यू लेवल उसकी विशेषता नहीं है। आगे चले, आगे हमारे पास कौन सा कारक सीपीयू की गति को प्रभावित करता है? सिस्टम क्लॉक, मल्टी प्रोसेसिंग, कैश मेमोरी और ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था, जब मैंने आपको सीपीयू और उसकी सिस्टम यूनिट पढ़ाई थी कि सीपीयू को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं। सिस्टम क्लॉक भी उसे प्रभावित करती है, मल्टी प्रोसेसिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी उसको प्रभावित करेगी, कैश मेमोरी भी उसको प्रभावित करती है। यानी कि आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला है हमारा 6 क्वेश्चन है, सीपीयू की गति का मात्रक नहीं है। सीपीयू की गति का मात्रक नहीं है, क्या नहीं है? हर्ट्ज नहीं है, एमआईपीएस, फ्लॉप्स और बाइट। तो सीपीयू की जो गति होती है वो फ्लॉप्स में नहीं नापी जाती है। फ्लॉप्स जो गति नापी जाती है वो नापी जाती है सुपर कंप्यूटर की। जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए सीपीयू की गति सुपर कंप्यूटर की फ्लॉप्स में नापी जाती है, सुपर कंप्यूटर। यानी कि आपकी जो सीपीयू की नॉर्मल जो गति होती है वो आपकी बाइट में, एमआईपीएस में और हर्ट्ज में भी नापी जाती है। इसके आगे है कंप्यूटर के लिए 7वां क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए बनी प्रथम युक्ति। प्रथम युक्ति कौन सी है कंप्यूटर के लिए बनी हुई? कीबोर्ड, माउस, टचपैड या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो देखिए, अगर आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है, सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के लिए बनी प्रथम युक्ति। कंप्यूटर के लिए बनी प्रथम युक्ति इनमें से बताइए कौन सी है? कीबोर्ड, माउस, टचपैड।
इनमें से जो इसका आंसर होगा वो नन होगा, यानी कि इनमें से ऐसी कोई सी भी युक्ति नहीं है जो प्रथम युक्ति है। प्रथम युक्ति जो कीबोर्ड के लिए बनी है, प्रथम युक्ति वो है पंच कार्ड। पंच कार्ड, और ये कैसी युक्ति है? इनपुट देने वाली पंच कार्ड। ठीक है, अगला हमारा जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कंप्यूटर की प्राथमिक कुंजियां हैं होम की, कौन कौन सी है होम की? आपने देखा होगा कीबोर्ड में 3 रोज होती है जो अल्फा कीज होती हैं, 3 क्यों होती है? पहली वाली क्यू से स्टार्ट होती है, बीच वाली आपकी ए से, और थर्ड वाली जो रो होती है वो आपकी जेड से स्टार्ट होती है। तो जो बीच वाली होती है जहाँ पर आप अपनी सारी फिंगर्स रखते हैं, टाइपिंग के दौरान भी आपने की होगी, अभी आईए में आप टाइपिंग भी कर रहे होंगे प्रैक्टिस, तो आपकी जो बीच वाली की होती है पूरी पूरी रो, उसको आप होम की के नाम से जानते हैं। तो वो आपकी कौन सी होती है? ए एस डी एफ जी एच। यहाँ आपकी 1 2 3 4 और ये 4 फिंगर्स, और अगला ये सेपरेट होता है। ये आपकी किस नाम से जानी जाती है? होम की के नाम से। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9। टाइपमेटिक की दर होती है, क्या होती है? टाइपमेटिक की दर 10 टाइम्स पर सेकेंड, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स। आपकी जो टाइपमेटिक की दर होती है वो होती है 10 टाइम्स पर सेकेंड, यानी कि आप 10 टाइम्स पर सेकेंड, यानी कि आप जब किसी की को 10 सेकेंड तक प्रेस करके रखते हैं तो वो आपकी क्या नाम जाती है? वो आपकी की जो होगी 1 सेकेंड के अंदर 10 बार दब जाती है। यानी कि आप अगर कोई सी भी की दबाएंगे, यहाँ से प्रेस करके रखेंगे उसको, तो उसकी जो टेक्स्ट की एंट्री होने वाली है वो 10 टाइम्स हो जाती है 1 सेकेंड में। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसको नाम से जानते हैं हम टाइपमेटिक की दर। अगला है हमारा 10वां क्वेश्चन है पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण नहीं है। कौन सा डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण नहीं है? स्टाइलस आपने आज पढ़ा है, स्टाइलस पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी है, माउस भी है। कीबोर्ड हमारा क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था और हमने उसमें लिखा भी नहीं है कि वो एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस। यहाँ तक कि आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, आगे चलते हैं। अगर आपको जितने क्लासेस अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप इन क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके इन्हीं सपोर्ट से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अच्छी से अच्छी क्लासेस ला सकें, हमारे ऊपर जो हमें कमियां लगती हैं उन कमियों को हम सुधार सकें। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा अगला टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। जो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है, पहली आउटपुट डिवाइस है हमारे पास मॉनिटर। मॉनिटर हमारे पास पहली आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को 2 भागों में रखा गया है। पहला है आपके पास रंग के आधार पर, और दूसरा है आपके पास तकनीक के आधार पर। रंग के आधार पर भी जो मॉनिटर है उनको 2 भागों में रखा गया है। पहला है आपका मोनोक्रोम, दूसरा है आपका कलर। अगर हम रंग के आधार पर बात कर रहे हैं तो मोनो का अर्थ होता है आपका सिंगल, क्रोम का अर्थ होता है आपका कलर। तो ये आपका क्या है? मोनोक्रोम यानी सिंगल कलर में, और कलर होगा जो आपका 3 कलर्स होते हैं उनको मिलाकर जो कलर बनता है कॉम्बिनेशन, उस कलर के आधार पर। तकनीक के आधार पर अगर हम बात करें तो तकनीक के आधार पर आपको जो मॉनिटर होते हैं वो 2 भागों में रखे गए हैं। पहला है आपका CRT। CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब आपका पहला हो गया, जिसमें हम पिक्चर ट्यूब के रूप में आंतरिक पिक्चर ट्यूब के रूप में हम काम में लेते हैं इसको, कैथोड रे ट्यूब को। दूसरा है आपका नॉन CRT। नॉन CRT आपका जो नॉन CRT मीन्स आप जो आपकी बाद में कैथोड रे ट्यूब जो होती है और नॉन CRT वाली जो ट्यूब होती है आपकी, तो इन ट्यूब के बाद में तकनीक के आधार में जो परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ कि नॉन CRT जो ट्यूब्स होती है आपकी, इसको हटाकर इसकी जगह फ्लैट पैनल की डिस्प्ले यूज की गई। यानी कि इसको हम बोलेंगे फिर TFT, यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स।
या फिर हम बोलते हैं इसको फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक है, CRT और इनके बारे में हम आगे और जानेंगे ब्रीफ में, इसको क्या कहते हैं, कैसे होता है ये सभी आगे। जब नॉन CRT है, इस नॉन CRT को भी हमने 3 भागों में रखा है अलग अलग। जैसे एक हो गया हमारे पास LCD, उसके बाद में हमारे पास आ गया LED, फिर हमारे पास आ गया गैस प्लाज्मा डिस्प्ले यानी कि GPD। तो हमने 3 भागों में फिर रखा इसको। हम एक एक भाग की जानकारी धीरे धीरे लेते रहेंगे, एक एक करके चलते हैं आगे। देखिए मॉनिटर में मैंने आपको पहला समझाया, पहला है मोनोक्रोम यानी कि मोनो यानी सिंगल, क्रोम यानी कलर यानी सिंगल कलर में। आपको याद हो तो पहले आपके घरों में जो टीवी होंगे आपने देखे होंगे वो ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट वाले कलर वाले टीवी थे, यानी मोनो यानी सिंगल कलर। उसमें या तो ब्लैक होता था या व्हाइट होता था, तो वो पीछे वाली जो स्क्रीन काम कर रही है उसके व्हाइट की स्क्रीन में काम कर रही है और ब्लैक कलर का उसके ऊपर होता है कलर। आगे देखो, अभी इसकी जो बनावट होती है ना वो इस प्रकार से होती है। इसमें क्या करते हैं, ये जो इसकी स्क्रीन होती है ना आगे वाली, इस स्क्रीन की जो आंतरिक यानी ये पीछे वाली जो सतह है, इस सतह पे इस पे है ना जो फास्फोरस कोटेड स्क्रीन होती है, इस पर फास्फोरस का क्या किया जाता है, लेपन किया जाता है। तो इसी से क्या है, इधर से जब इसको गन होती है, ये पूरी पूरी गन है, ये इस गन पे जब इलेक्ट्रॉन्स की जो हम इसको पावर सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एक फॉक्सिंग सिस्टम होता है, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती है कुछ ही हॉरिजॉन्टल अलग होती है, यानी कि ऐसे और ये ऐसे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गन होती है हमारे पास। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम जाती है पूरी पूरी, वो इलेक्ट्रॉन बीम हम जब जाती है तो स्क्रीन पर गिरती है और वहां पे जो फास्फोरस की कोटिंग होती है वो कोटिंग जलती है, तो उसकी वजह से हमें क्या कलर दिखाई देता है वहां। और ये जो इसकी जो स्क्रीन पे जो बीम जा रही है, ये बीम चारों तरफ जो एडजस्टमेंट होता है, उसके लिए हमारे पास एडजस्टमेंट के लिए जो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है, ये प्लेट जो होती है इसकी स्क्रीन पर इस पूरी बीम को रिफ्लेक्ट मूवमेंट कराने के कार्य के लिए यूज में ली जाती है। अब आपको इतना सब समझना नहीं है, लेकिन मैंने नॉर्मली समझा दिया ताकि आपको ये याद रहे कि मोनोक्रोम वाली कैसे दिखाई देती है। इसके बाद में हमारे पास आगे जो है वो है हमारे पास कलर। कलर वाला ये आपके पास एक डायग्राम है। आपको कलर के लिए नॉर्मली जो बात याद रखनी है ना वो ये है कि RGB कलर के लिए हम एक केबल यूज करते हैं जिससे कलर दिया जाता है सिस्टम में। RGB मीन्स रेड, ग्रीन और ब्लू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड, ग्रीन, ब्लू। इस प्रकार से इसी प्रकार के इसी के अंदर सिस्टम में हमारे पास 3 कलर्स हम ले लेते हैं और यहाँ पर क्या होता है कि स्क्रीन पर हमें कलरफुल स्क्रीन दिखाई देती है। फिर बाद में इसी से यहाँ पर जब कलर्स डाले गए तो ये इस प्रकार के टीवी हमारे पास आने लगे, यानी कि इनको हम मॉनिटर कहते हैं। तो ये हमारे पास मोनो है, क्रोम और कलर्स। ये कलर के रंग के आधार पर हमने दो भागों में बांटा है इसको। ये दोनों भाग हमारे कंप्लीट हो गए। आगे चलो, अगला है हमारा CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। जो कैथोड रे ट्यूब होती है वो ये देखिए, ये है कैथोड रे ट्यूब। ये आपको जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये वाला, देखा होगा आपने कभी घरों में जो आपके टीवीज होते होंगे पुराने वाले, अगर आपने कभी उनकी रिपेयरिंग कराई है तो ये वाली है आपकी कैथोड रे ट्यूब। इस ट्यूब में पीछे के हिस्से में आपका इधर की साइड में आपका ग्लास होता है। इस ग्लास से पहले ये जो कैथोड रे ट्यूब है, इस कैथोड रे ट्यूब पे अंदर की साइड में यहाँ पे चारों तरफ पूरी स्क्रीन पे फास्फोरस की कोटिंग होती है अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ से ये पूरी कैथोड रे ट्यूब है आपकी, इसको CRT के नाम से जानते हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, पिक्चर ट्यूब के रूप में काम में ली जाती है। कभी आप टीवी रिपेयर करवाने गए होंगे पुराने टाइम पे, तो आपको ये कहा जाता होगा कि इसके है ना जो पिक्चर ट्यूब उड़ गई या खराब हो गई, जो फॉल्ट हो जाती है पिक्चर ट्यूब के रूप में। दूसरा आपके पास जिसकी आंतरिक जो सतह होती है इसकी, उस पर क्या होता है, फास्फोरस का लेपन होता है। यानी आंतरिक सतह पर फास्फोरस पदार्थ का लेपन होता है।
अब आज आपको क्लियर हो गया होगा कैथोड रे ट्यूब किसको कहते हैं, वरना आप सीआरटी की केवल आपको फुल फॉर्म याद होती होगी, आपको जनरली बहुत से स्टूडेंटों को पता नहीं होता है। चलिए आगे, अगला है हमारे पास जो नॉन सीआरटी स्क्रीन होती है। नॉन सीआरटी जो स्क्रीन होती है उसको हमने दो भागों में देखा था, एक तो टीएफटी और एक फ्लैट टनल डिस्प्ले। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म मैंने आपको पीछे लिखवा दी है। टीएफटी यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और एफपीडी यानी फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, जो अब मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, वो फर्स्ट है आपकी एलसीडी। ये फर्स्ट है आपकी एलसीडी, तीन भागों में तोड़ा है, एलसीडी, एलईडी और गैस प्लाज्मा डिस्प्ले जीपीडी। तो यहाँ देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा अच्छे से, इस डायग्राम को और बढ़ा देता हूँ आपके लिए, आपको अच्छे से दिखाई दे। देखो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये लिक्विड क्रिस्टल लेयर, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे ग्लास फिल्टर। एलसीडी है मींस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखो ये लिक्विड क्रिस्टल जो लेयर होती है ना, तो यहाँ से ये लिक्विड भरा जाता है इसके बीच में, ये जो दिखाई दे रहा है, इस लिक्विड क्रिस्टल जो लेयर होती है ना आपकी, जो लिक्विड भरा जाता है, इससे पहले देखिए एक तो ये नेगेटिव और एक ये पॉजिटिव, ये दो इलेक्ट्रोड्स रखे जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बाद में फिर यहाँ से देखिए आप, इसके बाद में दो ग्लास रखे जाते हैं अलग अलग, ये ग्लास 1, ये ग्लास 2, दो ग्लास रखे गए हैं यहाँ पे। इन दोनों ग्लास के बीच में इनको रखा जाता है। ये आपके पोलराइजिंग एक फिल्म होती है, इससे पहले एक मिरर होता है, या आखिरी में आपका एक कवर ग्लास होता है, पोलराइजिंग फिल्म होती है। इस प्रकार से आपकी ये एक टीएफटी जो होती है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, और एलसीडी के रूम में हमने जो पहली बार पढ़ा, पहली बार आया इसको, ये एलसीडी है हमारी। ठीक है, अब ये एलसीडी आपको देखो इस प्रकार से आपकी टीवी बनती है, ये देखिए इसकी फुल स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, यहाँ तक आपको डायग्राम के माध्यम से दिखा दिया हमने। आगे चलते हैं, इसके बाद में हमारे पास कौन सी आई, एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड। कई स्टूडेंट इस चीज से ही परेशान है, अभी तक उनको डायोड का ही मतलब पता नहीं है। तो ये देखिए, जो इस तरह के जो आपके ये होते हैं ना लाइट्स, आपने देखी हो एलईडी, तो एलईडी बल्ब होते हैं। इसको हम कंप्यूटर में जब आप आगे जाके पढ़ेंगे ना, इसको इस प्रकार का आप एक डायोड भी पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसी को हम डायोड के नाम से जानते हैं। ऐसे डायोड होते हैं, ऐसे डायोड को हम जब सीरीज में या पैरेलल तरीके से हम यूज करते हैं, तो आपने ऐसी घड़ियां भी देखी होगी, इस तरह से नंबर चलते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या किया हमने, अलग अलग डायोड को अरेंज किया है। पहले हम जैसे घड़ियां बनी, इसके बाद में हमने फिर बहुत सारे एलईडी को आपस में जोड़ा। जोड़ने के बाद में अब जो हमारे घर में जो टीवियां हैं, जैसे ये खुद एक एलईडी एलसीडी जो भी है, एलईडी है, एलईडी में इस प्रकार से लाइट्स यूज की गई है, एलईडी बल्ब यूज हुए हैं यहाँ पे, जो आपको स्क्रीन दिखाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी लाइट एमिटिंग डायोड, ये हमारा एक प्रकार का मॉनिटर हो गया। इसके बाद में आपके पास जीपीडी थर्ड, यानी गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। इसको प्लाज्मा डिस्प्ले भी बोलते हैं। इसमें देखिए, इस जो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले होती है ना, इसमें बीच में एक गैस भरी जाती है, और वो गैस कैसी होती है, आयोनाइज्ड गैस भरी जाती है। उस गैस के कारण ये इसमें हमें स्क्रीन दिखा देती है। दोनों जो ग्लास प्लेट्स होती है ना, ग्लास प्लेट्स के मध्य में रखा जाता है इस गैस को। आगे चलो, आगे हमारे पास जैसे हमने मॉनिटर पढ़ लिया। अब मॉनिटर के बाद में उन मॉनिटर में उसकी जो डिवाइसेज है वो हमारी जो डिस्प्ले डिवाइस है हमारी, उस डिस्प्ले डिवाइस की हमारी जो विशेषताएं हैं, डिस्प्ले डिवाइस की विशेषताएं, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी कैसी होनी चाहिए डिस्प्ले डिवाइस की, उनके बारे में हम देखेंगे। पहला, जैसे पहला एक क्या होना चाहिए हमारे पास, उसकी स्क्रीन साइज। स्क्रीन साइज होगी उसकी आकार, वो हमेशा, जैसे ये स्क्रीन है तो यह हमेशा जिसको मापा जाता है ना, ये विकर्णवत मापा जाता है, ऐसे विकर्णवत, वहां से लेके और यहाँ तक का।
हमेशा जो इसका स्क्रीन का आकार होगा वो कैसे मापा जाएगा, विकर्णवत। ठीक है। इसके बाद में जो नापा जाता है, इसकी जो नापने की इकाई होती है वो किस में होती है, वो होती है इंच में। ठीक है। दूसरी चीज आओ, सेकंड जो हमारे पास होता है वो होता है इसका पिक्सल। जो पूरी स्क्रीन बनी है वो किससे बनी है, पिक्सल से मिलकर बनी है। जो आपके पिक्सल है वो आगे जाके आपके रेजोल्यूशन में काम में आने वाले हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक जो डिस्प्ले डिवाइस है उसका ये क्या है, पिक्सल क्या है, एक सबसे छोटा भाग। पिक्सल क्या है हमारा, डिस्प्ले का एक सबसे छोटा भाग है हमारा। इसके बाद में हमारे पास थर्ड है हमारे पास रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या करता है, पिक्सल की घनिष्ठता पर डिपेंड करता है। पहली बात, पिक्सल की घनिष्ठता, डेंसिटी मीन्स, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो जैसे देखिए, एक पिक्सल यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ ये दूरी है इनके बीच में। तो दूरी जितनी दूरी होगी, ज्यादा होगी, उतनी हमारी जो इमेज रिजोल्यूशन जो होगा उसका वो बहुत खराब आने वाला है। लेकिन अगर जैसे पिक्सल्स के मध्य दूरी कम है, प्रत्येक पिक्सल जितना पास होगा उस पर जो इमेज बनने वाली है वो इमेज क्या है, क्लियर होगी। यानी कि इसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ जाएंगे। जब पिक्सल्स बढ़ेंगे तो उसका रिजोल्यूशन अपने आप बढ़ेगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो रिजोल्यूशन होता है वो पिक्सल्स की घनिष्ठता पर डिपेंड करता है। यानी पिक्सल्स की संख्या पर बोल सकते हैं आप, पिक्सल की संख्या। और जो ये पिक्सल होते हैं, जैसे पहला पिक्सल यहाँ पे, दूसरा पिक्सल यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो दूरी होगी उस दूरी को हम किस में नापेंगे, डीपीआई, यानी डॉट पर इंच, डॉट पर इंच में। और जो नॉर्मली ये रखा जाता है, ये दूरी जो रखी जाती है वो नॉर्मली किस स्टैंडर्ड पर रखी जाती है, एक तरह से 0.15 mm से लेकर 0.31 mm। ठीक है। यहां तक हमारा रेजोल्यूशन हो गया। अगली और क्या विशेषता होनी चाहिए इसमें, अगली है हमारे पास फोर्थ, रिफ्रेश रेट। यानी कि आपको जैसे पता है, जैसे हमारी जो मूवी, जैसे हमारी जो पिक्चर्स चल रही है लगातार जो चल रही है, एक पिक्चर के बाद में दूसरी पिक्चर जो आ रही है वो रिफ्रेश हो रही है, तो उसकी रिफ्रेश की दर क्या होनी चाहिए, रिफ्रेश रेट उसकी क्या होनी चाहिए, तो वो क्या होती है, डिस्प्ले डिवाइस को एक सेकेंड में रिफ्रेश करने की दर, वो आपकी क्या कहलाती है, रिफ्रेश रेट कहलाती है। और जो नॉर्मली जो रिफ्रेश रेट होती है वो आपकी काय में नापी जाती है, हर्ट्ज में, हर्ट्ज में नापी जाती है। अगला जो हमारा वो है हमारा एस्पेक्ट रेशियो। क्या अगला हमारा एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो जो होता है, एस्पेक्ट रेशियो पूरा वो हमेशा कॉलम तथा रो के अनुपात में रखा जाता है। और वो जो कॉलम और रो का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, वो होता है 4:3। इस अनुपात में रखा जाता है हमेशा। जब भी कोई डिस्प्ले यानी मॉनिटर डिवाइस अगर कोई आपकी बन रही है तो उसका जो अनुपात रखा जाएगा वो 4:3 के अनुपात में रखा जाता है। ठीक है। अगला चलते हैं। अगर मैं आपको कुछ रिजोल्यूशन के साथ में कुछ डिस्प्ले मोड्स है, वो डिस्प्ले मोड्स बता देता हूँ आपको साथ के साथ। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्प्ले मोड्स, यहाँ से आपके एग्जामिनेशन जरूर आ सकता है, डिस्प्ले मोड और उसका जो रिजोल्यूशन होगा वो रिजोल्यूशन। कोशिश करूंगा आपको ये रिजोल्यूशन थोड़ा सा
समझाने के तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला फर्स्ट रेजोल्यूशन आपका क्या होने वाला है, पहला है आपका CGA। आप इसमें आप देखिए जो G है इसको कंटिन्यूस रखिएगा, अगला हम लाइन वाइज से लिखते चलेंगे। यहाँ पे CGA, EGA, उसके बाद में हमारा VGA, तीन हो गए, CEV, GA कंटिन्यूस है इसमें। अगला चलते हैं, अगला है हमारे पास फोर्थ, VGA के बाद में हमारे पास है SV, सेम रिपीट हुआ, SVG है फोर्थ। फिफ्थ है हमारे पास XGA, सिक्स है हमारे पास XG के बाद में HD, सेवंथ है हमारे पास SXG। अब देखिए यहां से GA मैं आपको एक बार बता देता हूं, अगली बार बताने की जरूरत नहीं होगी। इसमें जो पहला होगा आपका वो होगा कलर ग्राफिक्स एरे। अब ग्राफिक्स एरे तो ऐसे कैसे रहेगा इसमें पूरे में। अगला आप देखिए CGML मीन्स कलर ग्राफिक्स एरे, E मीन्स हो गया आपका इनहेंस्ड ग्राफिक्स एरे। इसके बाद में आपका V से है वीडियो ग्राफिक्स एरे, फिर है आपका सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। उसके बाद में आपका X से आपका एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, फिर आपका HD मीन्स हाई डेफिनेशन। सेवेंथ है आपका S मीन्स सुपर एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। ये आपके एरे हो गए। अब इन्हीं के रिजोल्यूशन देख लेते हैं साथ के साथ, इनके रिजोल्यूशन क्या क्या है। कोशिश करूंगा आपको रिजोल्यूशन समझाने की ताकि आपको ये रिजोल्यूशन याद हो उसके साथ के साथ। देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7, यानी मिडिल कहाँ हुआ, ऊपर से तीन ये हमारा चौथा क्या मिडिल, चौथा जो मिडिल है उसको याद कीजिए सबसे। ये हमारा होगा 800 गुणा 600, ये याद हो गया आपको 800 गुणा 600। आगे चलिए अब पहले पे आ जाइए। सबसे पहले पढ़ रहे हैं, सबसे पहला रेजोल्यूशन जो है वो सबसे कम होगा, सबसे कम होगा तो पहला हमारा क्या होगा, पहला होगा हमारा 320 गुणा 200। धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ये रेजोल्यूशन, ये सबसे पहले है तो सबसे कम है। दूसरा याद हो गया होगा आपको 320 से 200। दूसरा हमारा ये बीच वाला फोर्थ नंबर है हमारा 800 गुणा 600 रेजोल्यूशन हो गया हमारा। इसके बाद में आ जाइए अगला सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड के बीच में आपको दो बातें याद रखनी, 640 640, इनको दोनों को छोड़ देते हैं, ठीक। इसके बाद में हमारे पास अगला है लास्ट के जो दो हैं वो आ जाइए आप। यहाँ से बना हमारा पहला बन रहा है 1024 1280 और 1280, ये हो गए। यहाँ से जो 1024 वैल्यू है हमारी, इसी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते 1280 गुणा 1024, ठीक है। यहाँ पे अब दो वैल्यू बची है हमारे पास, इन दोनों वैल्यूज में आप नॉर्मली याद रखने के लिए 720 याद रखिए। तो ये पहली आपकी 720, दूसरी आपकी 768, ठीक है। यहाँ तक आपको याद हो गया। इसके आगे चलिए, यहाँ हमने दो वैल्यू छोड़ी, दोनों वैल्यूज में आप क्या कीजिए, याद रखिए 350 तो 450 ये होनी चाहिए, लेकिन 450 की जगह कुछ बढ़ के होती है तो ये होती है 480। ये आपके रेजोल्यूशन हो गए कंप्लीट, 3 3 6 1 7, ठीक है। यहाँ तक कि आपके डिस्प्ले मोड और
उसके रिजोल्यूशन हो गए आपके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लास हो गई। यहाँ तक कि आज की आपने क्लास देखी। आशा करता हूँ आज की आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर यहाँ पर कुछ कमी रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक भी मिला हुआ है टेलीग्राम का, आप वहाँ पे भी हमें मैसेज करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं आप कल की अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।